हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। तो आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे इतना तो भरोसा है ना। तो यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। और जो लेक्चर सीरीज़ में है वो जो भी लेक्चर हो, है ना, शायद 16 नंबर होगा। तो लेक्चर नंबर हम 3 पे आ गए हैं। यूनिट 1 स्टार्ट हो गया था, तो जिसमें हमने लास्ट टाइम आपको लिमिट पॉइंट के बारे में बताया था और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी तो वो डाइवर्स करेगी। ठीक, तो हमने बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ही लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट आया, यही रिजल्ट को बोलेंजानो वेस्ट्रास थ्योरम ने दिया था। नाम से है बोलजैनो वाइस्ट्रास थ्योरम। वाइस्ट्रास थ्योरम इन्होंने कहा था कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस हैं, एवरी बाउंडेड, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा। तो उन्होंने कहा था एवरी बाउंडेड सीक्वेंस every bounded sequence has a limit point। ठीक, चाहे बाउंडेड सीक्वेंस जो होगी उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा BWT के नाम से जाने जाते हैं, बोलेंजानो वेस्ट्रास थ्योरम। ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। ठीक, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कल जो हमने एक सीक्वेंस को हमने कहा था होल्ड करना है ना, तो पहले मोनोटोन कन्वर्स डाइवर्जेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब लिखो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस एक्चुअल में, मोनोटोनिक सीक्वेंस हम कब कहते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं फिर सिखाते हैं। अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी मोनोटोनिक। अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इफ पहली कंडीशन ये हो जाए कि एक्सन प्लस वन हमेशा किससे हो, बड़ा हो, किससे, एक्सन से। दूसरी कंडीशन ये हो जाए कि एक्सन प्लस वन हमेशा छोटा हो जाए, किससे, एक्सन से। तीसरी कंडीशन ये हो कि एक्सन प्लस वन ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो एक्सन से। चौथी कंडीशन ये हो कि एक्सन प्लस वन स्ट्रिक्टली लेस देन हो एक्सन से। इस केस में ये क्या हो रहा है कि एक्सन से एक बड़ा जो टर्म है, उससे आगे वाला टर्म वो बड़ा हो रहा है, किससे, एक्सन से। तो इस केस में इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, इसे क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे, है ना। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग लिखते रहे, या दूसरे शब्दों में कहेंगे इंक्रीजिंग, यानी ये डिक्रीज नहीं कर रही है, तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन डिक्रीजिंग। ये देखो, ये क्या है, एक्स से एन प्लस वन, बड़ा वाला टर्म एक छोटे वाले टर्म से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे इसे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन सी डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। या दूसरे शब्दों में कहेंगे नॉन इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज नहीं कर रही है। एक ये क्या है, जो इंक्रीजिंग है, अगर इक्वल हटा देते हैं तो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हम यहां से भी इक्वल हटा देंगे तो ये बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहेंगे अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। जब वो इंक्रीजिंग होगी तो एक एरो ऐसे हम दिखाएंगे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग तो डाउन एरो दिखाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब डबल एरो दिखाएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब इस टाइप से हम दिखाएंगे, है ना। ये सिंबलाइज्म मैंने कर दिया कि इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। इन चारों कंडीशन में से अगर वो सीक्वेंस कोई एक भी कंडीशन फॉलो करती है तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर, ओके। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि एक्सन एक सीक्वेंस हमने ली एन। अभी इसको बताना है कि मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से सारे के सारे टर्म आएंगे। ठीक, क्लियरली हमको विजिबल है
कि पहला टर्म से दूसरा टर्म बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है। तो जो एक्सन है, एक्सन से स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो रहा है एक्सन प्लस वन। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब जस्ट उसके बाद वाला नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके से, ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगी मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर, ये वाली बात। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक्सन सीक्वेंस आपको दी जाए 1+1/n, अब इसके बारे में क्या बताओगे कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। आपको जस्ट कुछ भी चेक नहीं करना, जो भी आपको एक्सन दी गई है, जैसे एक्सन हमको दी गई है 1+1/n, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1/n। इस तरीके से हमको ये पता है कि n+1 हमेशा बड़ा रहेगा किससे, n से, कन्फर्म पता है, ये बात पता है ना, बहुत बढ़िया, ये पता है। तो इसके अलावा हमको ये भी बात पता है कि 1/n+1 हमेशा लेस रहेगा 1/n से, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ध्यान दें, दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर दें, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये जो टर्म है वो एक्सन ही तो है, तो इधर वाली क्या हो गई, एक्सन, और n में एक प्लस हो रहा है, यानी ये क्या हो गई, xn+1। तो ये कंडीशन बन गई, जो सीक्वेंस ये थी हमारे पास। ये कंडीशन किसकी है, कि बड़ा वाला टर्म क्या है, छोटा है एक्सन से, यानी ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी ये भी एक मोनोटोन सीक्वेंस हो जाएगी। ये भी कैसी हो जाएगी, मोनोटोनिक। क्लियर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रही है यानी मोनोटोनिक हो जाएगी, यानी लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो थी वो वाली सेटिस्फाई कर रही है सीक्वेंस। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई लोग, आ गई होगी। अब इसके बाद आता है एक रिजल्ट, है ना। इस टाइप से सीक्वेंस हम कई सारी करेंगे, परेशान ना हो कि कौन से मोनोटोनिक है कौन से मोनोटोनिक नहीं है, उन सब के बारे में हम अब चर्चा करेंगे आपसे। रिजल्ट हमारे पास ये है, रिजल्ट ये है पहला, कि अगर एक्सन हमारे पास है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये एक्सन कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मैं ऐसे लिख दूं एक्सन, समझ जाओगे, ऐसे एरो बना दिया तो इसका मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो ऐसा होगा, x1 से बड़ा होगा, इंक्रीजिंग है ना तो लेस आर इक्वल टू लगेगा, x2 लेस आर इक्वल टू, x3 लेस आर इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे xn लेस आर इक्वल टू xn+1 लेस आर इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सीक्वेंस होगी। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा x1, ये जो क्या होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ए ऐसा में एलिमेंट होगा, ए x1 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सीक्वेंस में आने वाली हर एक टर्म से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि xn जो होगी वो हमेशा बड़ी या इक्वल रहने वाली है किसके, x1 के, किसके लिए, फॉर ऑल n के लिए, ऐसा होने वाला है ना। तो जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। लोअर बाउंड के बारे में हमने आपको समझाया था, क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, और इसको मिल गया हमको लोअर बाउंड, है ना। तो अगर एक्सन लोअर बाउंड अगर किसी सीक्वेंस के पास मिल गया, यानी जो एक्सन सीक्वेंस होगी ये कैसी होगी, बाउंडेड बिलो, है ना। ये नीचे से बाउंड है, पहले वाले टर्म से बाउंड है, आगे नहीं बाउंड है। आगे हमने यहाँ पे बैरियर नहीं लगाया, यहाँ से बाउंड ये नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि यहाँ से सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, बाउंड है। तो ये रिजल्ट पहला हो गया कि अगर कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस हमेशा कैसी रहती है, बाउंडेड बिलो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यही ले लो xn n, तो आपको आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी x ये इस तरीके से है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बाउंडेड बिलो है, पहला वाला पॉइंट, है ना। इसका जो लोअर बाउंड मिलेगा 1 मिलेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो इस वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर, इसी तरीके से ये रिजल्ट पहला हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, सेम तरीके से, कि अगर हमारे पास एक्सन सीक्वेंस है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इस केस में देन x1 इज बाउंडेड अबव। एक्सन जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड अबव होगी। जैसे ये बाउंडेड बिलो हो रही थी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इज
बाउंडेड अबव। एक्सएन जो सीक्वेंस रहेगी वो कैसे रहेगी, बाउंडेड अबव रहेगी। तीसरी बात कि इफ एक्सएन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर एक्सएन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, अगर एक्सएन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं कि वो बाउंडेड बिलो होगी। तो अगर किसी भी तरीके से हम उसको बाउंडेड अबव दिखा दें तो एक्सएन बाउंडेड हो जाएगी ना। तो अगर एक्सएन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्सएन इज बाउंडेड, एक्सएन इज बाउंडेड कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव, इट इज बाउंडेड अबव। ये समझ में आया। देखो अगर एक्सएन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है जैसे भी पीछे हमने दिखाया तो बाउंडेड बिलो बाय डिफॉल्ट बन रही है, तो अगर उसको हम बाउंडेड अबव किसी तरीके से दिखा दें तो एक्सएन बाउंडेड नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से चौथा आ गया कि अगर एक्सएन हमारे पास इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो एक्सएन इज बाउंडेड एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाए तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। समझ में आई बात है कि नहीं, बताओ। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास लेट ए एन एग्जाम्पल है हमारे पास 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर n + 1 अपॉन 1/n। इस तरीके से एक सीक्वेंस हमने बना ली। क्लियर। अब इस सीक्वेंस को देखना है कि ये मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह क्या होती। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब भी आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, an + 1 - an। अगर xn होता तो xn + 1 - xn निकालते हैं तो क्या आएगा। इस सीक्वेंस के अंदर आपको जो टर्म दिए गए हैं वहाँ पे n की जगह n + 1 रखोगे तो n/2 हो जाएगा और ये n + 1 हो जाएगा। आपको माइनस करना है सेम सीक्वेंस को, 1 + 1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, फिर माइनस डॉट 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 इधर -1 की पावर n + 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इधर के जितने भी टर्म हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हम वो लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या बचने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। इधर से ये वाला टर्म बचेगा क्योंकि इसके पहले ये वाला टर्म आ रहा होगा, वो तो कैंसिल ही हो जा रहा होगा, है ना। तो इधर से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचने वाला है, यानी -1 की पावर n + 2 अपॉन n + 1, ये टर्म बचने वाला है। क्लियर। अब ये जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पे n कुछ भी लाओगे और उसमें 2 ऐड करोगे, जैसे 3 अगर लाओगे तो 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, और अगर n इवन लाओगे 2 ऐड करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब ये -1 की पावर आने से ये जो टर्म है या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव, किसी ना किसी टर्म में आएगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। मतलब कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो टर्म है ये कभी an + 1 - an, जैसे यहाँ 3 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये <= 0 हो सकता है। अगर मान लो 2 रखोगे 4 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव > 0 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इनमें से अगर कोई एक कंडीशन होती तो मैं बोल देता कि ये मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग, लेकिन अगर दोनों कंडीशन है तो ये मोनोटोनिक नहीं होगी। तो इसका मतलब an इज नॉट मोनोटोनिक। ये बात समझ में आई कि an जो है हमारे पास वो मोनोटोनिक नहीं है। क्लियर। आई थिंक ये वाली बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ये मोनोटोनिक बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। दूसरी बात देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने एक bn सीक्वेंस ली, कैसी, 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। क्लियर।
अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप बी एन प्लस वन माइनस पी एन निकालोगे, तो इसी सीक्वेंस में 1/2 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, एक टर्म और बढ़ा दो n प्लस वन, माइनस टाइम्स ये पूरे टर्म लिख दो 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट माइनस डॉट 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 1/n, ये 1/n तक के सारे टर्म कैंसिल, क्या बचा 1/1 प्लस n, बी एन प्लस वन माइनस का बी एन। अब ये टर्म हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। क्लियर, ये नेगेटिव नहीं आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। यहाँ से बी एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा किससे, बी एन से। अगर ये कंडीशन होती है तो ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक हो जाएगी, ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक हो जाएगी। क्लियर और नॉट, बताओ। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छी सीक्वेंस लेके समझाता हूँ, है ना, ये सारी सीक्वेंसेस आपको काम आएंगी। कन्वर्जेंस भी सिखाएंगे, परेशान ना हो, धीरे धीरे सीखो। एग्जाम्पल, अगर आपको ए एन प्लस वन कुछ इस तरीके से दी जाए, अंडर रूट के अंदर 2 + an, इस तरीके से, जहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप क्या करोगे, कैसे आप देखोगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस तरीके से आप करके दिखाओगे, बताओ। ए वन तो हमको क्या दिया है, 0 दिया गया है। क्लियर, जैसे अगर मैं ये सोचूं, इसमें ऐसा मैं थिंक करूं कि जैसे मान लो ए एन प्लस वन को हमें दिखाना होगा कि ए एन से बड़ा है, इस तरीके से दिखा दें, या फिर हम ये ऐसा दिखा दें ए एन प्लस वन लेस देन है किससे, ए एन से, या इक्वल में दिखा दें, जो भी कर पाओ। तो अगर हम इधर 2 ऐड करते हैं दोनों तरफ तो कर देते हैं, कोई इनइक्वलिटी पे दिक्कत नहीं हुई, और रूट लगाएंगे तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा, ए एन प्लस टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2 + an। ये जो टर्म हमने लिखा है, दिस टर्म ये क्या है हमारे पास, ए एन प्लस वन है। अब देखो यहाँ पे जैसे n की जगह पे n प्लस वन रखोगे तो ये n प्लस टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n प्लस टू, ये वाला टर्म आ गया, मतलब एक छोटी टर्म से एक बड़ा टर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। कैसी हो गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। समझ में आया, तो यानी ये जो गिवन सीक्वेंस है ये कैसी है हमारे पास, मोनोटोनिक। कैसी है, मोनोटोनिक। अभी बताएंगे कि कोई सीक्वेंस है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वो कहती है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक हो जाए और उसको आप बाउंडेड दिखा दो किसी भी तरीके से तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको बताया जाएगा, परेशान ना हो, बस देखते रहो, अभी देखते रहो कि हो क्या रहा है। जैसे ही देखते रहोगे आपका वर्क चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और सीक्वेंस हमारे पास आई, इसके बारे में भी देखो। जैसे इस तरीके की सीक्वेंस, रिकरेंस रिलेशन डिफाइन करके दिया, ए एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इस तरीके के सीक्वेंस जहाँ पे दो टर्म दिए गए हैं, ए वन बराबर 0 दिया गया है, कामा ए टू बराबर 1, ये दो टर्म हमको गिवन है। क्लियर, इसके बारे में सोचना है। अब ध्यान दो, अगर इसको ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाएं, ठीक, जैसे मान लो हमारे पास ये 0 है और ये वाला टर्म 1 है, ठीक। अब यहाँ पे a1 a2 हो गया, ये 0 पे जो है वो a1 है और 1 पे हमारे पास क्या है, a2 है। अगर a3 की हम बात करते हैं, a3 तो n बराबर यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1, तो यह आ जाएगा a1 + a2/2। a1 का मान है 0 + 1/2, ये आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया, ये आ गया a3, क्या आ गया हमारे पास 1/2। फिर अगर हम a4 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा n बराबर, यानी a2 + a3/2। a2 का मान है हमारे पास 1 और a3 का मान है 1/2/2, तो आ जाएगा 2 1 कम 2 और 1 3, है ना। इसका मतलब 1 + 1/2, मतलब इसके और इसका जोड़ के आधा, यानी इसके बीच में टर्म आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, a4 आएगा। समझ पा रहे हो, मतलब जो इवन वाले टर्म है, फिर आगे वाला जब देखना a5 आएगा तो वो इसके बीच में आ जाएगा, a5 ऐसा, है ना। इस तरीके से जब a5 आप निकालोगे तो a5 हमारे पास आएगा, क्या आएगा, a3 +
A4/2, A3 का मान हमारे पास है 1/2 और A4 का मान यहाँ पे रखोगे। A4 हमारे पास 2 1 9 2 1 3, 3/4 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से टर्म आएगा। 1/2 और 3/4 का आधा इसके बीच में आएगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा, ये 5 हमारे पास यहाँ आएगा। तो आप देखोगे कि इवन वाले टर्म इधर की ओर हैं और ऑड इवन वाले टर्म इधर की ओर जा रहे हैं, ये इधर से आएंगे, इधर की तरफ डेंस होंगे, और ऑड वाले इधर की तरफ डेंस होंगे। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ना तो इस तरीके का पैटर्न ना तो इस तरीके का पैटर्न, है ना, दोनों तरीके का पैटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक नहीं होगी, मोनोटोनिक नहीं होगी। आप यहीं देख लो ना, जैसे आपने देखा, क्या देखा कि जो A1 है, A1 से बड़ा क्या है A2, ठीक। और जो A2 है, A2 भी बड़ा है किससे, A3 से, क्योंकि A2 1 है और ये हमारे पास 0 है। A2 1 है और A3 हमारे पास 1/2। तो ऐसा हो सकता है कि A2 A3 से भी बड़ा हो जाए और A2 A1 से भी बड़ा हो जाए। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो ये नॉट मोनोटोनिक है, नॉट मोनोटोनिक। कैसा होगा, नॉट मोनोटोनिक। क्लियर, ये सीक्वेंस जो होगी वो मोनोटोन नहीं होगी। अब इसके आगे इवेंचुअली मोनोटोनिक पढ़ना है ना, और इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस पढ़ना है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।